नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और भारतीय बाजार के लिए मंथली एक्सपायरी का दिन और इस बीच पूरे बाजार का सेटअप क्या है, आपके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए तो बताएंगे ही, लेकिन विदेशी बाजार से संकेत कैसे आ रहे हैं सबसे पहले वहां पर एक बार नजर डाल लेते हैं। सपाट संकेत एशियाई बाजार से एसजीएक्स निफ्टी 14,550 के आसपास ट्रेड करता हुआ। निक्केई में भी करीब हम देख रहे हैं 70 अंकों की बढ़त जरूर देखने को मिल रही है। हांगकांग के बाजार की अगर बात करें, यहां पर भी आप देखेंगे बिकवाली का दबाव आता हुआ दिख रहा है और डाउ फ्यूचर्स में करीब 61 अंकों की बढ़त के साथ फिलहाल ट्रेड आप देख पाएंगे। लेकिन अमेरिकी बाजार कल टूटते हुए दिखे। डाउ में करीब 370 अंकों की गिरावट और फिसलन के साथ करीब सपाट ट्रेंड ही पूरे दिन भर रहता हुआ दिखा और टेक शेयरों में भी बिकवाली थी, जिसका सीधा असर नैस्डैक पर करीब 265 पॉइंट्स की बिकवाली वहां पर भी आई। क्या हुआ बीती रात जिसके चलते अमेरिकी बाजार टूटे, वहीं एशियाई बाजार का हाल आज कैसा रह सकता है, विस्तार से समझते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। और कल जो फ्यूचर्स 3:30 बजे संकेत दे रहे थे अमेरिकी फ्यूचर्स, उस हिसाब से अगर आप देखें तो काफ़ी भारी गिरावट हुई है अमेरिकी बाजारों में। हालांकि आज सुबह उसका रिएक्शन ज़्यादा आपको नहीं आते हुए दिख रहा है। एसजीएक्स निफ्टी पर अगर नजर डालें तो मामूली सी गिरावट है। डाउ फ्यूचर्स तो इस समय पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं और एशिया में भी इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं है। थोड़ा हांगकांग अभी शुरुआती वीकनेस दिखा रहा है, पर इसके बाद शायद रिकवर भी हो जाए। पर हाँ, कल शाम अमेरिकी बाजारों में हमने देखा कि दिन की ऊंचाई से 370 अंक फिसल कर डाउ एकदम सपाट बंद होते हुए दिखा है। पर टेक्नोलॉजी शेयर्स में इससे भी भारी गिरावट आई है। 2% कल नैस्डैक टूटा है और S&P 500 में भी इंट्राडे हाई से इंट्राडे लो अगर आप देखें तो काफी तेज गिरावट आती हुई दिखी थी। टेक्नोलॉजी शेयर्स के साथ साथ इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर भी दबाव दिखा, स्पेशली एयरलाइन और शिपिंग शेयर्स, जहां पर कल अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट होती हुई दिखी। गेम स्टॉप जो एक्शन में रहा है, कल इसके नतीजे आए और काफी डिसअपॉइंटिंग नतीजे रहे और फ्यूचर गाइडेंस भी डिसअपॉइंटिंग रही। 33% ये स्टॉक कल टूटते हुए दिखा। ये सब इसके बावजूद कि बॉन्ड यील्ड जो है, जो एक बड़ा फैक्टर बन गया है आजकल मूवमेंट को देखने के लिए, वहां पर कुछ ज्यादा एक्शन नहीं होते दिखा। 1.61 1.62 के आसपास ही पिछले 2 दिनों से बॉन्ड यील्ड वहां की ट्रेड कर रही है। तो इसके बावजूद हमने देखा कि बाजारों पर एक्सट्रीम प्रेशर रहा। आज साप्ताहिक बेरोजगारी दावे आएंगे, नजर रखते हैं 7.35 लाख दावों का अनुमान है। यूरोप की बात करें तो यहां पर एक्चुअली ठीक ठाक एक्शन रहा, मिला जुला एक्शन रहा, पर कुछ ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं हुई, बल्कि 2 बाजार तो पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हुए हैं। जर्मनी जो ईस्टर यानी कि अगले हफ्ते 5 दिनों का लॉकडाउन लगाने वाला था, उस प्लान को उन्होंने खारिज कर दिया है, वापस ले लिया है। तो एक राहत के संकेत वहां के सिटीजन्स के लिए आते हुए दिखे। पर सबसे ज्यादा एक्शन कल हमने देखा है कच्चे तेल में। 6% का रिबाउंड आते हुए दिखा। ब्रेंट वापस $64 के करीब होते हुए दिखा है और ये जो सुएज कनाल में जहाज अटका हुआ है, उसी के दम पर हम ये एक्शन देख रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे जाकर तेल और गैस की सप्लाई में कमी हो सकती है, जिसकी वजह से प्राइसेस में इतना बड़ा रिबाउंड आया। ग्लोबल ट्रेड यहां पर अब बड़ी अड़चन आती हुई दिख रही है, क्योंकि ये जहाज अभी भी अटका हुआ है। कोशिश जारी है कि इसे फ्री कर दिया जाए। कुछ सक्सेस मिली थी, पर अभी भी पूरा कनाल ब्लॉक्ड है। इस समय लगभग 185 शिप्स वहां पर अटके हुए हैं और हर घंटे ये ट्रैफिक बढ़ते हुए जा रहा है। लाखों डॉलर प्रति घंटे का नुकसान होते हुए दिख रहा है और यही डर है कि आगे जाकर इसका और भारी इंपैक्ट दिख सकता है ग्लोबल ट्रेड पर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां पर हमें नजर रखनी चाहिए। ठीक है, तो कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर है विदेशी बाजार को लेकर जिस पर हमें नजर रखनी है। और एशियाई बाजार में जो हल्की सी कमजोरी के साथ शुरुआत हुई है, क्या आगे चलकर ये मजबूती की तरफ बदलते ही है कि नहीं, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट है। कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया? कैश मार्केट में बिकवाली की है 1952 करोड़ की एफआईआईज ने। कैश मार्केट में खरीदारी है डीआईएस की 613 करोड़ की। वहीं वायदा बाजार में 687 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज की तरफ से आती हुई दिखी है। तो क्लियरली कैश मार्केट में एफआईआईज कर रहे हैं खरीदारी। कैश मार्केट में एफआईआईज की है बिकवाली, वायदा बाजार में एफआईआईज की है खरीदारी, वहीं डीआईएस कैश मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम संकेतों को देखते हुए, अमेरिकी बाजार की कल की गिरावट को देखते हुए, एशियाई बाजार के आज के ट्रेंड को देखते हुए, एफआईआईज डीआईएस का एक्शन समझते हुए और मंथली एक्सपायरी तो है ही, इन तमाम संकेतों के साथ भारतीय बाजार में आज की शुरुआत कैसी होगी, आपकी पहली रणनीति क्या होनी चाहिए, चलिए जानते हैं और रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार से कमजोरी के संकेत है, एशियाई बाजार हल्की सी कमजोरी के साथ शुरुआत करें। हालांकि हांगकांग में अच्छी खासी गिरावट है, साथ ही मंथली एक्सपायरी, तमाम ट्रिगर्स को कैसे समझे, भारतीय बाजार के लिए पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत थोड़े कमजोरी की तरफ ज्यादा हैं, जहाँ एक और अमेरिकी बाजार ऊपरी स्थानों से काफी फिसले हैं और हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त अमेरिकी फ्यूचर्स मजबूती के साथ ही ट्रेड कर रहे थे, लेकिन उसके विपरीत
ऊपर टिक नहीं पाए तो एक तो वो नेगेटिव संकेत है ही, दूसरा एफआईएस की कल के सेशन में बिकवाली के दमदार आंकड़े आए हैं। कैश और वायदा कारोबार दोनों जगह उन्होंने काफी बिकवाली की, तो वो थोड़ा सेंटीमेंट खराब करने वाला है। और तीसरी बात है, फिर से कोरोना के मामले जिस तरह से तेजी से बढ़कर आ रहे हैं, वो भी बाजार में कहीं न कहीं थोड़ा सा डर रख रहे हैं। तो तीनों चीजों के चलते आप थोड़ा सा एक्शन कमजोरी की तरफ देखेंगे। अब जो निचले स्तरों से रिकवरी आ सकती है उसके पीछे दो वजह है। एक तो ये कि अपने रेंज के निचले स्तरों पर सपोर्ट लेवल के आसपास बाजार पहुंचेंगे तो वहां से हल्की फुल्की खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग आने की उम्मीद आप कर सकते हैं। एक्सपायरी का दिन है, पुट कॉल रेशियो 1 के नीचे है, तो थोड़ा मार्केट ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड मार्केट से रिकवरी आ सकती है। तो जो लेवल्स हमने पिछले हफ्ते टेस्ट किए थे लोअर साइड पर, वहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है और वो होगा 14,350, 14,375। ये सपोर्ट के तौर पर काम करेगा निफ्टी में। और ऊपरी स्तरों पर 14,750 ये वो रेंज है जिसके पार जाना बाजार के लिए अब मुश्किल होगा। बैंक निफ्टी एकदम मेक और ब्रेक लेवल पर 33,300 के आसपास बंद हुआ है और एक बार 33,000 का लेवल तोड़ता है और नीचे कमजोर होता है तो 32,250, 32,450, 32,575 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी पर अगला आपको नजर आएगा। और अब ऊपर की तरफ 34,600, 34,850 बैंक निफ्टी पर सप्लाई जोन है, जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग या फिर बिकवाली आती हुई दिख सकती है। तो शुरुआत होने के बाद जिस तरफ बढ़े बाजार, उसके विपरीत एक काउंटर ट्रेड लेना होगा, या फिर दूसरा तरीका ये कि शुरुआत में अच्छी उछाल मिले तो एक बार आप ऊपर स्तरों पर बिकवाली भी कर सकते हैं। ठीक है अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो 14,700 से 14,750 निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का काम करते हुए दिखेंगे। वहीं 14,350 से 375 जो है, इन्हें आप सपोर्ट जोन के तौर पर मानकर चले। बैंक निफ्टी 32,450 से 32,575, इस दायरे को आप मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चल सकते हैं। वहीं 34,600 से 34,850, इसे बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर माना जाना चाहिए। चलिए अब एक एक्सक्लूसिव खबर का रुख करते हैं। केमिकल सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर हमारे संवाददाता चेतन भूटानी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी चेतन, बताएं कौन सी खबर लाए हैं आप? जी बिल्कुल, एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हमारे सोर्सेज हमको बताया कि केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल स्कीम सेक्टर के लिए बहुत जल्दी आने की तैयारी में है। इनफैक्ट जो C1 वैल्यू चेन जिसको कहते हैं, जो मीथेनॉल और अमोनिया से डिराइव किया हुआ इंडस्ट्रियल यूज के लिए केमिकल्स यूज होते हैं, उसके लिए एक C1 वैल्यू चेन के लिए लगभग से लगभग 18,800 करोड़, लगभग 19,000 करोड़ रुपए की एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम तैयार करी जा रही है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बूस्ट देने के लिए। जिसका मतलब ये है कि जो भी हिंदुस्तान लगभग 15 से 20,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट करता है C1 वैल्यू चेन के प्रोडक्ट्स, जिसका मतलब मीथेनॉल और अमोनिया और फॉरिक एसिड वगैरह में भी, उसमें भी काफी ज्यादा बेनिफिट डोमेस्टिक कंपनीज को मिलने की तैयारी दी जा रही है। इनफैक्ट स्टेबल नेचुरल गैस प्राइस जो होता है वो मिथेनॉल प्रोड्यूसर्स के लिए काफी अच्छी खबर माना जाता है। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एक बहुत अच्छी खबर रहेगी C1 वैल्यू चेन ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट मात्रा में ये इंक्लूड किया जाता है और ये इंपोर्ट भी किया जाता है और काफी यूज भी होता है इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, क्योंकि मिथेनॉल और अमोनिया और फॉरिक एसिड ऐसे 2-3 केमिकल्स हैं जो काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो डेफिनेटली डोमेस्टिक कंपनीज जैसे GNFC और BASF, उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर होने वाली है। बिल्कुल चेतन, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो केमिकल सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर और इससे जुड़े हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खबरों वाले शेयर्स दीपांशु से जानते हैं। जी दीपांशु, बताएं। ढेरों ट्रिगर्स हैं आज के लिए। सेबी की बोर्ड बैठक है, जैसे हमने आपको कल भी बताया था, डीलिस्टिंग नियमों में कुछ बदलाव हो सकते हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, इसकी लिस्टिंग होगी, इशू प्राइस 130 पर शेयर। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिस्टिंग होगी, इशू प्राइस 1490 पर शेयर। BPCL वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज EGM है। SBI लाइफ अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है। ईडलवाइस पर भी डिविडेंड की बोर्ड बैठक है। वरॉक इंजीनियरिंग, जो इनका QIP हुआ था, उसका आज फाइनल भाव और रकम तय होगी। साथ ही RBI गवर्नर इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को संबोधन करेंगे। BPCL 5 रुपए पर शेयर के डिविडेंड की आज एक्स डेट है, तो उसके एडजस्टमेंट पर भी नजर रखिए। बारबेक्यू नेशन, पहले दिन IPO 1.3 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें से रिटेल सब्सक्रिप्शन 6 गुने का है। RVNL OFS, आज दूसरा दिन है। नॉन रिटेल हिस्सा 1 टाइम्स पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। आज रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा। सरकार ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन का भी उपयोग करने वाली है। साथ ही वैबको इंडिया, इसका OFS आज खुल रहा है, जिसके जरिए प्रमोटर लगभग 18% की हिस्सेदारी बेचेंगे। 9% का बेस इशू है और 9% का ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है। फ्लोर प्राइस 5450 पर शेयर का है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से 10-10.5% का डिस्काउंट। नॉन रिटेल के लिए आज, रिटेल के लिए कल खुलेगा ये इशू।
जुबिलेंट फूड पॉपाइज नाम की कंपनी के साथ इन्होंने मास्टर फ्रेंचाइजी के लिए करार किया है। पॉपाइज एक अमेरिका का काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है जो अब ये भारत में लाने वाले हैं। साथ ही भारत सहित बांग्लादेश और नेपाल और भूटान के लिए भी इन्होंने करार किया है। एशियन ग्रेनिटो यहाँ पर प्रमोटर 7.25 लाख वारंट्स 180 पर शेयर के भाव पर कन्वर्ट करने वाले हैं। 5 अप्रैल 2019 को प्रमोटर को 47 लाख वारंट्स जारी किए गए थे। करंट प्राइस 153 का है, यानी कि बड़े प्रीमियम पर यह वारंट कन्वर्जन होगा। पोकरना तेलंगाना प्लांट की यूनिट 2 से इन्होंने कामकाज शुरू किया है। प्लांट में क्वार्ट सरफेसिंग का कामकाज होता है। किर्लोस्कर फेरिस कंपनी को भारत माइंस एंड मिनरल्स के ई ऑक्शन में प्रिफर्ड बिडर घोषित किया गया है। 50 सालों तक इस माइन में कामकाज ये कर पाएंगे। और फाइनली जेंसा टेक्नोलॉजीज कल एक्शन में था। वैनगार्ड ने लगभग 18 लाख शेयर्स खरीदे हैं, वहीं सामने अमांसा होल्डिंग्स ने लगभग 17 लाख शेयर्स बेचे हैं। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। चलो अब आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आपको बता देते हैं। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग से शालीमार पेंट्स, यहाँ पर खरीदारी की राय। चॉइस ब्रोकिंग का मानना है 97 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं। 89 का एक स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीदारी करके चले। यहाँ पर आनंद राठी सिक्योरिटीज बुलिश है। एस्कॉट्स पर 1370 के टारगेट्स को मानकर चले। 1290 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। वहीं सेंट्रम ब्रोकिंग की राय सिप्ला पर है। 820 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए। 775 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर भी खरीदारी की जा सकती है। तो 3 कॉल्स, तीनों की 3 खरीदारी की आपके लिए। चलिए अब हमारे साथ हमारी टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक जुड़ गई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सिमी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर आपका नजरिया, मंथली एक्सपायरी कैसे देख रही हैं और साथ ही रिकमेंडेशन क्या है, क्विकली बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। मुझे लगता है कि ये बता देना है कि मार्केट में इंडेक्स जो है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही काफी वीक है, पर आज एक्सपायरी है और मुझे लगता है कि इतना बड़ा करेक्शन के बाद करंट लेवल पर शॉर्ट करना भी मुश्किल होगा, वो काफी डेंजरस साबित हो सकता है। इसलिए मैं ये कहूंगी कि पहले जो शॉर्ट पोजीशंस लिए हैं या कैरी कर रहे हैं, जरूर एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। पर करंट लेवल पर मैं बाइंग भी एडवाइस नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि बाइंग के लिए भी एक लेवल होना चाहिए जिसके ऊपर जाने के बाद ही हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट में एक रिकवरी आ रहा है। निफ्टी के लिए 14,650 14,660 ये रेंज होगा मानसी, जहाँ पे जिसको क्रॉस करके निफ्टी सस्टेन करेगा तो वहाँ पे खरीदने का सलाह देंगे। और बैंक निफ्टी के लिए 33,700 33,750 ये रेंज क्रॉस करके बैंक निफ्टी अगर सस्टेन करेगा तो ही खरीदने का सलाह देंगे। नहीं तो मुझे लगता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में एटलीस्ट सुबह सुबह कोई ट्रेड ही नहीं लेना चाहिए। वो लेवल क्रॉस होने के बाद ही लॉन्ग करेंगे और लोअर लेवल्स पर शॉर्ट करने का सलाह नहीं है मानसी। बिल्कुल सिमी, आपके रिकमेंडेशन स्टॉक्स पर क्या बताएं आपने? रिकमेंडेशन स्टॉक पिक्स मेरा सिप्ला में खरीदारी करने का सलाह देना है। स्टॉप लॉस 782 को फॉलो करेंगे। 802, 810, 815 ये तीनों टारगेट्स के लिए सिप्ला को खरीदने का सलाह होगा। और हिंडाल्को में काफी बड़ा ब्रेकडाउन कल देखा गया है, तो आज मार्केट वीक रहता है तो हिंडाल्को को शॉर्ट करके देखेंगे। 321 का स्टॉप लॉस के साथ हिंडाल्को को शॉर्ट करने का सलाह होगा। 313 का पहला और 310 का दूसरा टारगेट के लिए हिंडाल्को को शॉर्ट करने का सलाह है। मानसी, कमोडिटी मार्केट्स पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, जानने के लिए हमने अनुज गुप्ता से बातचीत की। उनकी रिकमेंडेशन गोल्ड पर खरीदारी की है। स्टॉप लॉस 44,400 का लगाएं, टारगेट 45,200 के मानकर चल सकते हैं। क्रूड पर बिकवाली की रणनीति आती हुई 4,550 के स्टॉप लॉस के साथ 4,380 का एक टारगेट मानकर चल सकते हैं। तो ये है कमोडिटी मार्केट्स की कॉल आपके लिए। लेकिन चलिए अब FIR का एक्शन यानी कि ब्रोकरेज रिपोर्ट का एक्शन आपको बताते हैं। बंधन बैंक पर CLSA की, वहीं मारुति पर CLSA की रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है। बंधन बैंक से शुरुआत करेंगे। आउट परफॉर्म रेटिंग इन्होंने बरकरार रखी है। लक्ष्य जो है 390 के सुझा रहे हैं। इसके अलावा मारुति पर CLSA की जो रिपोर्ट है, कल की क्लोजिंग 7,060 की रही मारुति की, और अब बिकवाली की राय यहां से गिरावट हावी होती हुई दिख सकती है। और लक्ष्य जो है इन्होंने घटा दिए हैं। 6,880 से लक्ष्य को घटाकर 6,550 के कर दिए हैं। तो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स 2 और साथ ही कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट भी आपके लिए। इसी नोट पर पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं समेट रहे हैं।